संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के 3 दिवसीय बयार सांस्कृतिक महोत्सव 1 में यहाँ पधारे सभी कला प्रेमी साथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। देवियों सज्जनों, आज से लेकर 26 मार्च तक चलने वाले बयार सांस्कृतिक महोत्सव 1 के पहले दिन यानी आज आप देखेंगे डॉक्टर शंकर शेष का लिखा नाटक आधी रात के बाद। निर्देशन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी श्री मोहम्मद नजीर कुरैशी ने। प्रस्तुति होगी कारवा की। 25 मार्च को द आर्ट रिजोल्यूशन ग्रुप की प्रस्तुति होगी नाटक खिड़की। लेखक श्री विकास बिहारी और निर्देशन किया श्री आशीर्वाद झा ने। और महोत्सव के अंतिम दिन यानी 26 मार्च को आप देखेंगे मूर्धन्य कवि रामधारी सिंह दिनकर रचित खंडकाव्य रश्मि रथी पर आधारित नृत्य नाटक मृत्युंजय कर्ण। प्रस्तुति बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल की। संगीत मॉरिस लाजरस का होगा। बयार सांस्कृतिक महोत्सव बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी की गतिविधियों से आपको रूबरू करवा देते हैं। वर्ष 2010 में स्थापित बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी बच्चों के सर्वांगीण विकास और नौनिहाल को समृद्ध माहौल और भरापूरा पर्यावरण उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ भोपाल में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है। बच्चों, किशोरों और युवाओं के शारीरिक, भौतिक, मानसिक एवं समस्त प्रकार के रचनात्मक, सृजनात्मक गुणों, क्षमताओं और संभावनाओं के विषयों में अनुसंधान, शोध, खोज, प्रयोग, प्रशिक्षण एवं परीक्षण के लिए साधन व स्रोत जुटाने और साहित्य, कला, संस्कृति, कला, लोक कला, हस्तकला, शिल्प एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना संस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं। रचनात्मकता, क्षमताओं और संभावनाओं के प्रयोग और उपयोग के लिए हर संभव प्रयास करना, संगीत, नृत्य, नाटक, बैले, कला तथा अभिव्यक्ति की अन्य विधाओं के उपयोग के कार्य करना भी संस्था की नियमित गतिविधियों में शामिल है। संस्था ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से मूर्धन्य कवि रामधारी सिंह दिनकर रचित खंडकाव्य रश्मि रथी पर आधारित बैले मृत्युंजय कर्ण की रचना की है। सन 2025 से बयार सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत संस्था द्वारा की जा रही है। इसमें भी संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोग प्राप्त है। ये तो थी बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी की गतिविधियों की जानकारी। आज रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप सभागार में इतना गौरवान्वित महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके शुभारंभ से पहले हम विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करने जा रहे हैं और दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ वरिष्ठ रंगकर्मी कवयित्री सुश्री वीरा वेणुगोपाल जी को। श्री चंद्र माधव बारिक जी से अनुरोध करूंगी तो मंच पर आए। मोहम्मद नजीर कुरैशी जी, कृपया आप भी मंच पर आए। बयार सोशल वेलफेयर सोसाइटी की सचिव सुश्री अनामिका जी, आप भी मंच पर आए। श्री आशीर्वाद झा जी, आप भी मंच पर आए। दीप प्रज्वलन के कार्य में आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। अपने इष्ट देवता को नमन कर दीप प्रज्वलन कर हम महोत्सव की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति नमस्तुते।
आप सभी की तालियां बज जाएं तो और अधिक ऊर्जा मिलेगी हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के साथ हमने आज बयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। दीप प्रज्वलन के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मंच पर आए सभी वरिष्ठ साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का नाटक आधी रात के बाद, ये कुछ ही क्षणों के बाद हम आरंभ करेंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको बता दें इस नाटक के लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष। डॉक्टर शंकर शेष का जन्म बिलासपुर में हुआ। नागपुर और मुंबई में शिक्षा प्राप्त की। नागपुर से ही पीएचडी की। 1956 से नाटकों की आपने शुरुआत की जो ताउम्र चलती रही। डॉक्टर शंकर शेष भारतीय स्टेट बैंक में मुंबई में मुख्य राजभाषा अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे। आपने नाटक और कहानियों के अलावा मराठी नाटकों के अनुवाद भी किए। दूरिया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए आप और 28 अक्टूबर 1981 को आप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आधी रात के बाद इस नाटक का निर्देशन किया है मोहम्मद नजीर कुरैशी जी ने। आप सभी उनसे वाकिफ हैं। बचपन से ही रंगमंच पर आपने कदम रखा। 1992 तक अभिनय करते रहे, फिर माधवी के साथ निर्देशन आपका प्रारंभ हुआ। निर्देशन के 32 वर्षों में कई बड़े नाटकों का आपने निर्देशन किया जिनके प्रदर्शन देश के विभिन्न प्रदेशों में हुए। कुछ नाटक खास चर्चित हुए जिनमें तुगलक, आत्मगीत, आषाढ़ का एक दिन, मत्स्यगंधा और डंक। कैनवास, पैरादीप, रंगाधार एवं इफ्तिखार अकादमी भोपाल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको नवाजा गया, जबकि अभिराम ने दुष्यंत पुरस्कार, नवनृत्य नाट्य संस्था, एकता रंगमंच आदि से भी आपको सम्मानित किया गया। आप रेडियो पर भी आकस्मिक उद्घोषक रहे हैं। दूरदर्शन के लिए धारावाहिक का निर्माण, निर्देशन, लेखन आपने किया। 2 फीचर फिल्मों का भी लेखन आपने किया जिनके नाम है बाबूजी एक टिकट बम्बई और गौरी शंकर गौहरगंज वाली। यह है हमारे आज के नाटक के निर्देशक मोहम्मद नजीर कुरैशी जी। चलिए अब आपको नाटक के बारे में संक्षिप्त में बता दें। आमतौर से कारवां बड़ी कास्ट के नाटक करता है। ये हमारा सबसे कम कास्ट का नाटक है। हालांकि इस नाटक की अवधि बड़े नाटकों जितनी है और कथानक रोचक होने के साथ दर्शकों को अपने से जोड़ता है और उनका ध्यान आकर्षित करता है। कहानी एक चोर और जज के बीच की है। चोर जज के घर घुसता है और जज जाग जाता है। जज डांटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जज के यहाँ चोरी करने की? चोर के पहले जवाब के साथ ही दोनों के बीच एक संवाद कायम हो रहा है जिसका भेद नाटक के अंत में खुलता है। यह सस्पेंस बरकरार रहे इसलिए लिखना उचित नहीं होगा। प्रस्तुति का आनंद ले। उम्मीद है आपको ये नाटक आज का जरूर पसंद आएगा। चलिए अब बिना देर किए प्रस्तुत है नाटक आधी रात के बाद। लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक मोहम्मद नजीर कुरैशी, प्रस्तुति कारवां की। अवधि लगभग 1 घंटा 30 मिनट।
कौन? कौन है? कौन हो तुम? चोर हूँ जनाब। कोई एतराज है आपको? तुम्हें मालूम नहीं मैं एक जज हूँ? इसका मतलब मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? चोर और क्या करेगा जनाब? चोरी। अरे एक जज के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चोरी तो चोरी होती है जनाब। अब किसी करोड़पति के यहाँ हो या किसी थानेदार के यहाँ या आप ही जैसे किसी जज के यहाँ, क्या फर्क पड़ता? हाँ, तुम्हारे पास छुरा उरा तो नहीं है ना? चोर हूँ जनाब, कोई हज्जाम नहीं। तो तुम छुरा नहीं रखते? ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। चोर को सिर्फ चोर रहना चाहिए, जैसे कि एक जज को सिर्फ जज। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल राज्यसभा जाने का ट्रेंड बन चुका है। तुम रुको एक मिनट, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 100 डायल कीजिएगा और अगर ये नंबर ना लगे तो 51327162 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का नंबर है और मेरे ख्याल से आपको यही नंबर लगाना चाहिए। आखिर आपका ओहदा जज का जो है, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं सुनवाई हमेशा ओहदे के हिसाब से की जाती है। ठहरिए ठहरिए एक मिनट, आपसे ये भी तो पूछा जाएगा कि चोर के साथ माल क्या बरामद हुआ है। आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा और मैंने तो अभी तक आपके घर की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। ठहरिए। हाँ, कहिए कि उसने एक घड़ी चुराई है। बाय द वे कितने की होगी जनाब? मैं नहीं जानता। कमाल है, आपकी घड़ी और आप ही कीमत नहीं जानते। खैर, आप वक्त की कीमत तो जानते ही हो। खैर, मुझे इसकी कीमत लगाना बहुत जरूरी है। 500? कहा ना मैं नहीं जानता। ये घड़ी मैंने खरीदी नहीं है। तो कहाँ से मिली? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? देखिए जनाब, मुझे इसकी कीमत लगाना बहुत जरूरी है, बताइए ना। तुम्हारे पास सच में छुरा नहीं है ना? गजब के शक्की मिजाज के इंसान है आप भी। ये देखिए आप, ये चाबी और ये देखिए ये। अब तो इत्मीनान हो गया, कहिए तो कपड़े भी उतार दूं। देखिए जनाब, मैं अपने उसूलों के खिलाफ कोई काम नहीं करता। हाँ, ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी, ससुराल से। ओहो,
तब तो ये बहुत अनमोल हुई। भाई में जनाब, आपने अनमोल घड़ी नाम की फिल्म देखी है? अरे आप ही के जमाने की है, सुरेंद्र और नूरजहां। मैं फिल्में नहीं देखता, और हिंदी फिल्में तो भूल के भी नहीं। इसीलिए इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है। इसीलिए कहता हूं जनाब, आपको हिंदी फिल्में जरूर देखनी चाहिए। हाँ, वैसे आपकी उम्र को देखते हुए लगता है कि आपकी शादी तकरीबन 20 साल पहले। 27 साल। 27 साल? तब तो आप पढ़ रहे होंगे। तुम्हें मतलब? लगता है आपके बाप बहुत समझदार थे। शट अप। माफ कीजिएगा जनाब, तो आपकी ये घड़ी उतनी ही पुरानी है जितने के हमारे कानून। अरे 27 साल तो बहुत होते हैं। अब तक तो आपको नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए। मेरी हैसियत नहीं थी। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे जनाब, इससे ज्यादा सामान एक ओवरसियर के घर में होता है, और आपको तो बैरिस्टर होना चाहिए था। इसीलिए कहता हूँ फिर से आपसे, आपको हिंदी फिल्में जरूर देखनी चाहिए। अरे फिल्मी जज के क्या तो ठाट होते हैं। अरे 5-5 गाड़ियां, 2-2 नौकर, एकदम लल्लन टॉप जिंदगी जीते हैं जनाब। और मैं तो इसी इंप्रेशन के साथ आपके यहाँ आया था, लेकिन आपके यहाँ तो जनाब आपकी ये घड़ी चुरा कर कोई बात नहीं बनी। अरे ज्यादा से ज्यादा कितने की हो? 200 रुपए की। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। लेकिन जनाब, चोरी कम से कम 500 रुपए के ऊपर क्यों नहीं चाहिए? सड़क पर की तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और अगर किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पर की तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। ओह, तो तुम कानून भी जानते हो? मजबूरी है जनाब, मजबूरी है जनाब, अब क्या करें? अब देखिए ना, कानून कौन जानता है? एक तो वो जो उस कानून को बनाता है, लेकिन भूलता भी वही सबसे पहले है, क्योंकि उसे दूसरा नया कानून बनाने की जल्दी जो होती है। और दूसरे वो जो इस कानून को तोड़ते हैं, जैसे कि मैं और मेरे ही जैसे छोटे मोटे मेरे साथ भाई। तीसरे पुलिस और हवलदार वगैरह, अब उनको तो जानना ही पड़ता है, वरना दफा वफा कैसे लगाएंगे। और चौथे होते हैं वकील, उनका तो धंधा होता है बेचारों का। और मैं? आप लोग तो खैर जानते ही। अरे नौकरी जो ठहरी। देखिए जनाब, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, और रात भी बहुत हो रही है, और आपको सोने में नाक देर हो रही है। इसलिए आप बताइए कि आपके घर से मैं ऐसा क्या चुरा लूं कि बराबर माल की कीमत 500 के ऊपर निकल जाए। ये तुम बार बार 500 रुपए में इतना जोर क्यों दे रहे हो? अरे कमाल कर रहे हैं आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? जनाब, 500 रुपए के ऊपर की चोरी में समझौता हो ही नहीं सकता। देखिए ना, मैंने बाकी सारी चीजें एकदम फिटफाट कर ली है। जज के घर में चोरी एकदम संगीन मानी जाएगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की। हाँ, अब बराबर माल को देखते हुए रहम मिल जाए, ये अलग बात है। और फिर मैं चोर हूं, कोई भुट्टा चोर नहीं। और जनाब, कोई जानबूझकर अपनी इज्जत का कचरा क्यों करवाना चाहे? मैंने अभी तक पुलिस को फोन भी नहीं किया, और तुम अभी से ज्यादा सजा की बात कर रहे हो? देखिए जनाब, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वकील साहब ने मुझे पूरा प्लान तैयार करके दिया। डोंट टेल मी दैट। चोरी से पहले वकील की सलाह? अरे इस मुल्क के हालात अभी इतने भी खराब नहीं हुए। अरे जनाब, आप विश्वास नहीं करें तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, पिछले महीने तक वकील साहब और मैं साथ ही साथ थे। अरे दिन रात का हमारा उठना बैठना था। क्या तो मस्त आदमी है। मैं तो कहता हूँ, अगर वो बाहर होते ना तो ना जाने कितना कमा जाते। क्या मतलब? अरे जनाब, आजकल भीतर है ससुराल में। मैं भी थका हुआ 5 साल के लिए, अभी पिछले हफ्ते ही तो छूट कर आया हूँ। यानी जेल का वकील? अरे जेल का नहीं जनाब, जेल में वकील। क्या? अब जेल में तो सभी लोग होते हैं, आप ही लोग तो भिजवाते हैं उनको। अरे वो इंजीनियर, डॉक्टर, बैंक वाले और पॉलिटिशियंस, अब किस किस का नाम लूं? अब ऐसे में अगर वहाँ वकील पहुंच जाए तो कौन से अचरज की बात है? हाँ, लेकिन ये वकील वहां कैसे पहुंच गया? देखिए जनाब, ये किस्सा जरा लंबा है, और फिर अभी आपको फोन भी तो करना है। हाँ। लगाइए आप फोन। लगाओ जनाब, देर भी बहुत हो चली है। और हाँ, वो सवेरे उठकर आपको फैसला भी तो सुनाना है। ये फैसले की बात तुमको कैसे मालूम? कमाल कर रहे हैं आप। पिछले हफ्ते आप ही ने तो अदालत में ऐलान किया था, और आप ही भूल गए। अरे वो दवाई वाला केस। हाँ, लेकिन तुम? अरे जनाब, पिछली 3 पेशियों से मैं बराबर अटेंड कर रहा हूँ उस केस को। मैंने तुमको वहां कभी नहीं देखा। क्या करें जनाब, ये देखिए ना, ये कानून अंधा होता है, और फिर आप लोग कानून के आगे कुछ देखते ही कहाँ हैं। और वो वकील? हाँ, तो अपने वकील साहब। अब क्या बताएं जनाब, जवानी तो अंधी होती है। पड़ोस की एक नाबालिग लड़की के साथ डिंग डाउन कर बैठे, बचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फंस गए बेचारे। लेकिन जेल में बड़े ही काम के आदमी हैं, क्या तो सलाह देते हैं। और जानते हैं जनाब, आज का पूरा प्लान उन्हीं का सजाया हुआ है। लेकिन तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे जनाब, अब अपने घर जाने की किसको जल्दी नहीं होती। अब बाहर मन नहीं लगता जनाब। ये मेरी 11वीं चोरी है, और जानते हैं जनाब, मैं उधर पूरे 7.5 साल रहा हूँ, लेकिन जब भी जेल से बाहर आता हूँ ना तो 17 तरह की मुसीबतें होती है। अरे वही फुटपाथ पर सो, कोई धूल धक्कड़ खाओ, और अगर कहीं बरसात हो जाए तो हालत पतली हो जाती है। तो बाहर कोई नौकरी भी नहीं रहती। अब भला चोर उचक्कों को कोई काम धंधा क्यों देगा? अरे कभी कभी तो जनाब
भूखों मरने की नौबत आ जाती है, लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपन का पूरा ख्याल रखती है। और फिर जनाब मेरे संगी साथी भी तो वही है। और एक बात बताऊं जनाब, जब भी जेल से बाहर निकलता हूं ना, तो मेरा तो ये जी घबराने लगता। तुम्हारे उस वकील दोस्त ने क्या प्लान बनाया? बाई द वे, तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा राजकुमार है जनाब, लेकिन लोग प्यार से मुझे राज कहते हैं जनाब। हाँ, तो अपने वकील साहब, तो जनाब मैंने वकील साहब से पूछा, वकील साहब कोई ऐसी तरकीब बताइए कि जेल से छूटते ही 10-15 दिनों में मैं वापस आ जाऊं। तो वकील साहब कहने लगे, देखो भाई राजकुमार, तुम सीधे किसी जज के यहाँ चोरी करो, जज सीधे पुलिस को फोन करेगा और उसकी एक गवाही में मामला निपट जाएगा। अरे 10-15 दिनों में तो मैटर एकदम खल्ला। लेकिन बार बार वो एक ही बात कह रहे थे कि चोरी कम से कम 500 रुपए के ऊपर की होनी चाहिए। अब देखिए ना, आपके यहाँ का तो सब गड़बड़ा गया। मैं समझ रहा था कि आपकी ये घड़ी 500 रुपए की होगी, लेकिन निकली 200। तो जनाब आप ही मुझे गाइड कीजिए कि आपके घर से मैं ऐसा क्या चुरा लूं कि बरामद माल की कीमत 500 के ऊपर निकल जाए। सोचने दो। अरे कमाल है, आपके यहाँ 500 रुपए की कोई चीज ही नहीं है। अरे वही तो सोच रहा हूं, ऐसा कोई सिंगल आइटम जिसकी कीमत 500 रुपए के ऊपर हो जाए। हाँ, ऐसा करो, वो किचन में मिक्सी रखी है, वो उठा लो। बिजली की चक्की? अरे ना रे बाबा ना, उधर भी चक्की और इधर भी चक्की। अरे नहीं जनाब, आप तो कुछ और बताइए। अब और कुछ क्या बताऊं तुमको? क्या हो सकता है? ऐसा करो, 8-10 किताबें उठा लो, ये तो 500 की हो ही जाएंगी। किताबों की चोरी? केस कमजोर हो जाएगा जनाब। आप तो रहने ही दीजिए, मैं ही कुछ करता हूं। लेकिन आपके यहां से चुराऊं तो क्या चुराऊं, तो समझ में भी तो नहीं आ रहा। ये कैसा रहेगा जनाब? मैंने कहा रखो उसे भीतर, हाथ मत लगाना, रखो। You bastard thief! Just wait a minute. I will send you at your right place. तब तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। देखा देखा कैसा आपका गुस्सा उफान मारने लगा। लगता है ये चीज आपको अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। मेडल सोने का लगता है, खाली सोने का। हाँ, तब तो 5 से 10 हजार रुपए का होगा। वैसे कहाँ मिला? कानून के इम्तिहान में? मुझे नहीं मिला, तो मेरे बेटे को मिला था। इंजीनियरिंग के एग्जाम में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। ओह ब्रिलियंट! कहाँ है आजकल बरकुरदा? दिखाई नहीं पड़ रहे। ओह समझा, अमेरिका गए होंगे। भाई आजकल सारे होशियार वहीं तो जाकर बसते हैं। नहीं। तब तो जरूर दुबई गए होंगे। नहीं। समझा, किसी बड़े शहर में होंगे। नहीं, अब वो मुझसे बहुत दूर चला गया है। माफ कीजिएगा जनाब, मैं इतना नीच भी नहीं हूं कि आपके बेटे की आखिरी निशानी चुरा लूं। नहीं नहीं, आप तो रखिए इस मेडल। हम तो ये आपकी घड़ी से ही काम चला लेंगे। तो जनाब आप नंबर डायल कीजिए और कहिए कि आपने चोर को माल के समेत पकड़ लिया। डायल कीजिए नंबर। हाँ, फोन तो करूंगा ही, छोड़ूंगा थोड़ा ही। लेकिन जनाब एक दिक्कत है, जब तक ये मुकदमा चलेगा ये घड़ी तो पुलिस के कब्जे में रहेगी, तब तक आप क्या करेंगे? घड़ी के बगैर तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, आप तो ये घड़ी भी रखिए अपने पास। लेकिन पुलिस को क्या बताऊं? तुमने कोई चोरी नहीं की। जनाब मैं तो वैसे भी कुछ नहीं चुराना चाहता, मुझे तो बस जल्द से जल्द वापस जाने की पड़ी। और मैं सोचता था अगर काम आसानी से हो जाए तो क्यों बेकार में झंझट में पड़ूं। अब देखिए ना, अगर रास्ते में किसी का कुछ छीन लो तो चोर 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 की चिल्लकों मच जाती है। और कहीं धोखे से पब्लिक के हाथ चढ़ जाओ तो पब्लिक मार मार के तबीयत हरी कर देती है। और ऐसे में तो जिसे देखो वो बहादुर बनने लगता है, हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने लगता है। अरे जनाब ऐसी मार से तो वो 6 महीने की जेल बेहतर। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है उसे मैं चोरी कैसे कहूं? अरे तुमने घड़ी ली, वो लौटा दी, मेडल उठाया, वो वापस कर दिया।
और फिर तुम्हारे पास छुरा भी नहीं है। लेकिन जनाब मैं चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसा था। बताइए घुसा था कि नहीं? नहीं, तुम जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से मेरे घर में घुसे थे। लेकिन जनाब मैं गैर कानूनी तरीके से आपके घर में घुसा था। कानून तो मैंने तोड़ा ही है। और देखे ना जनाब, ये जो रैक है ना, इसे मैंने जानबूझकर नीचे गिराया था ताकि आपकी नींद टूटे और आप मुझे पकड़ लें। हाँ, किसी के घर में गैर कानूनी तरीके से घुसने का इल्जाम तो तुम पर आयद होगा। तो जनाब कीजिए ना फोन। देखिए आपको सोने में नाहक देर हो रही है और आप लोग तो वैसे भी रेगुलर लाइफ वाले हैं। कीजिए ना फोन। हाँ, फोन करता हूँ। हाँ लगाइए। लेकिन गवाही में क्या कहूंगा? अरे जनाब वो तो बहुत आसान है। आपको बस इतना ही तो कहना है कि मैं फला फला दिन फला फला बजे अपने घर में सो रहा था, अचानक से धप की आवाज हुई जैसे कोई खिड़की से कूदा और मैं उठा। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अब बाई द वे उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं ये आपके पलंग के नीचे था जनाब। इसके बाद आप आगे कहेंगे मैं दोबारा आकर यहाँ सो गया और थोड़ी ही देर में बहुत सारा सामान गिरने की आवाज हुई। मैं उठा, मैंने बत्ती जलाई तो योर ऑनर ये आदमी मेरे सामने खड़ा था। इसकी आंखों में हिंसा थी। ऐसा लग रहा था मानो ये मुझे खा जाएगा। योर ऑनर इसके बाद इसने धमकी दी कि अगर ज्यादा शोर शराबा किया तो ये गुलदान तुम्हारी खोपड़ी का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। योर ऑनर मैं डर गया और चुप रहा। इसके बाद ये खतरनाक चोर मेरे घर की तलाशी लेने लगा और जैसे ही ये किचन की तरफ बढ़ा मैंने किचन का दरवाजा बंद करके सीधे पुलिस को फोन किया। योर ऑनर उस दिन अगर हिम्मत से मैं काम नहीं लेता तो ये खतरनाक चोर ना जाने मेरे साथ क्या कर बैठता। योर ऑनर ऐसे खतरनाक लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है। स्टोरी, लेकिन जनाब स्टोरी तो बनानी पड़ती है ना। अब देखिए ना, आपको भी हर मुकदमे में दो तरीके की स्टोरी सुननी पड़ती है, एक सरकारी वकील की, एक बचाव के वकील की। एक कहता है कि किया, दूसरा कहता है कि नहीं किया। एक कहता है कि मारा, दूसरा कहता है कि नहीं मारा। और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। अब देखिए ना जनाब, मेरे मामले में तो कोई स्टोरी ही नहीं है। अब स्टोरी नहीं है तो बनानी पड़ती है ना जनाब। बैठो। अरे नहीं नहीं जनाब, मैं ठीक हूँ। बैठो। अरे नहीं जनाब, बैठो। अरे जनाब डांट क्यों रहे हैं आप? बैठता हूँ ना, आप फोन तो लगाएं। तो जनाब वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का नंबर लगाइए। नो रिस्पॉन्स। अभी एक नई मुसीबत, लगता है आज सारे के सारे भांग पीकर सो गए। अरे जनाब आपके पास गाड़ी है? नहीं। ये कमाल कर रहे हैं आप। जज होकर आपके पास गाड़ी नहीं है, बस से जाते हैं क्या? नहीं, ट्रेन से। लेकिन तुम गाड़ी का क्यों पूछ रहे हो? अरे जनाब मेरे दिमाग में एक कंटाप आइडिया आ गया था। अगर आप अपनी गाड़ी में मुझे बैठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाते तो कैसा रहता? वैसे जनाब यहाँ से दूर है, नहीं तो हम 11 नंबर की पैदल सवारी करते। लेकिन एक काम कर सकते हैं जनाब, हम रास्ते से टैक्सी ले सकते हैं और यकीन मानिए जनाब मैं कहीं नहीं भागूंगा। नहीं, तुम बैठो। लेकिन मैंने कहा बैठो। अरे आप फोन तो लगाइए। अरे मैंने कहा तुम पहले बैठो। मैं बैठकर क्या करूंगा जनाब? मैं जो सवाल पूछूं उनके जवाब दो। अच्छा तो आप अदालत यहीं लगाएंगे? नहीं, तुम बैठो और मैं जो पूछता जाऊं उनके जवाब देते जाओ। बैठो। बैठो। अजीब जबरदस्ती। ठीक है जनाब बैठ जाता हूं। अपने बाप का क्या जाता है, बैठ जाते हैं। अरे जनाब अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल मैं पूछूं? पूछो। नहीं नहीं आप बुरा मान जाए। पूछो। आप बुरा मान जाए। मैंने कहा पूछो। आप अकेले रहते हैं? हाँ। चाची जी माफ कीजिएगा जनाब, मेरा मतलब है आपकी धर्मपत्नी। अब नहीं है, आज से 5 साल पहले। ओ बीमार थी? नहीं, बेटे के जाने का गम सह न सकी। तब तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी। नहीं, कोई खास नहीं, नौकर है, दिन भर रहता है, रात को चला जाता है। लेकिन जनाब आपको अकेलापन तो लगता ही होगा।
ये सवाल पूछने वाला था मैं और पूछने लगे तुम। अरे जनाब, ये आपका किचन है ना? हाँ तो जनाब, अगर किचन में सामान हो तो एक कप। ये निहायत ही बेशर्म इंसान हो। जा बना लो। आपके लिए भी। नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। अरे नींद वैसे भी अब किस कम वक्त को आने वाली है। माफ कीजिएगा जनाब, मेरा मतलब है जब तक आप मेरे मामले का निपटारा नहीं कर लेते आपको भी कहाँ नींद आने वाली। ठीक है, बना लो। वैसे जनाब, आप चाहें तो पीछे से किचन का दरवाजा बंद कर सकते हैं। वो क्यों? अरे जनाब, जब पुलिस आएगी तब खुलेगा तो बात जम जाएगी। अरे पुलिस के आने तक किचन में तुम क्या करोगे? अरे मैं क्या करूंगा जनाब, बढ़िया इलायची वाली चाय बनाकर पीऊंगा और अगर किचन में कुछ खाने पीने का होगा तो खा लूंगा। लेकिन जब तक भी अगर पुलिस नहीं आई तो अपन तो हो जाएंगे लंबलेट। बड़े अजीब इंसान हो तुम। चोरी जैसी बात में तुम इतना नॉन सीरियस कैसे हो सकते हो? आदत पड़ गई है जनाब, आदत पड़ गई है। ये मेरी 11वीं चोरी है और जानते हैं जनाब, हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। जनाब, एक बार का वाक्य सुनाता हूं आपको। एक बार मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के घर में घुसा। मैंने वो चोरी बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से की थी और जनाब वैसे भी हर चीज को करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। देखो, अब ये मत कहने लगना कि तुम्हारे साथ जेल में कोई प्लानिंग एडवाइजर भी था। अरे जनाब, अब हर सही आदमी सही जगह पे थोड़ी ना होता है। तो जनाब, मैंने बड़ी प्लानिंग की थी। मैंने सबसे पहले उस फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया। वो साला बम्बई आया तो था हीरो बनने के लिए, लेकिन बनकर रह गया नौकर। तो जनाब, मैं उसे सबसे पहले एक बढ़िया से होटल में ले गया, उसे गले गले तक दारू पिलाई और मस्त खाना खिलाया। इसके बाद धीरे धीरे उसके साथ दोस्ती गांठी। इसके बाद हमारे बीच हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट। चोरी के माल में 50-50। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अगर सारा काम ठीक ठाक हो गया तो वो खुद फिल्म प्रोड्यूसर बन जाएगा। तो मैंने कहा, बन जा भाई, मेरे बाप का क्या जाता है, अपने को तो मतलब है अपने 50% से। तो जनाब वो खुला। उसने मुझे बताया कि उसके मालिक ने किचन के लाफ्ट के नीचे पूरे 1 करोड़ रुपए छुपा कर रखे हैं। 1 करोड़? हाँ। जब उसे जगह मालूम थी तो उसने खुद चोरी क्यों नहीं कर ली? हिम्मत चाहिए जनाब, हिम्मत। अगर हिम्मत होती तो वो नेता ना बन जाता, चोर क्यों बना रहता, नौकर क्यों बना रहता। तो जनाब, उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत। उसने मुझे बताया कि उसका मालिक फला फला दिन एक फिल्मी पार्टी में जाएगा। और आप तो जानते ही जनाब, फिल्मी पार्टी का मतलब रात में 2 से 3 बज जाना मामूली सी बात है। तो बात जम गई। मैं रात को ठीक 11 बजे उसके घर पहुंचा, सीधे किचन में। जानकारी एकदम पुख्ता थी। मैंने किचन के लाफ्ट के नीचे धीरे धीरे खोदा तो क्या देखता हूं, एक बड़ा सा स्टील का कैबिनेट। और जनाब, कैबिनेट खोलना तो अपने बाएं हाथ का खेल है जनाब। उसमें कितने रुपए थे? अरे गिनता कौन है, लेकिन सारे के सारे 1-1 हजार के कुरकुरे नोट थे। फिर आगे क्या हुआ? देखा देखा, आपको भी मेरी बात में मजा आने लगा ना। वैसे भी चोरी, हत्या, बलात्कार और पॉलिटिक्स, इनके बगैर तो कोई अखबार चल ही नहीं सकता। तो जनाब, मैंने एक बड़े से सूटकेस में वो सारे नोट भरे और मेरे पास अभी काफी वक्त बचा हुआ था। तो मैंने किचन में रखे हुए फ्रिज में से एक ठंडी चील्ड बियर निकाली और गटक गया और बहुत सारा चीज खाया और जैसे ही चलने के लिए पलटा, बस जनाब यहीं पर सब गड़बड़ हो गया। मेरी सारी प्लानिंग का टाइम फिस हो गया। अरे जनाब, वो हरामखोर फिल्म प्रोड्यूसर जो है वो वक्त से पहले आदम का, वो गले गले तक दारू पिया हुआ था और अपनी ही किसी नई फिल्म का गाना गुनगुना रहा था। फिर तब तुमने क्या किया? अरे करना क्या था जनाब, मैं सटकने की तैयारी में था, लेकिन उस साले की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने बिल्कुल आप ही की तरह मुझसे पूछा, कौन हो तुम? मैं समझ गया जनाब कि अब मैं फंस गया, अब मुझे कोई ना कोई तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी। तो मैंने भी हिम्मत करके कहा, चोर। तो जनाब उसके होश फाख्ता हो गए, उसके तोते कबूतर सब फुर्र फुर्र करके उड़ने लगे और लगभग कुछ चीखने को था, चोर चोर चोर। मैंने कहा चुप, एकदम चुप। अबे पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी, फिर ये 1 करोड़ रुपए सबकी नजर में आ जाएंगे, फिर क्या जवाब देगा? वैसे जनाब पता नहीं मेरी बातों का उस पर कैसे जादू चल गया, मैंने तो सिर्फ धुप्पल मारी थी। वैसे मैंने एक अखबार में पढ़ रखा था, इन ब्लैक मनी वालों की चोरी पड़ जाती है तो ये रिपोर्ट में बहुत कम पैसा लिखवाते हैं और कभी कभी तो साले रिपोर्ट ही नहीं लिखवाते। तब उसके बाद क्या हुआ? अरे जनाब, उसके बाद वो पीछे से ये किचन का दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा। तो मैंने कहा, सुन बे, मैं पुलिस को बताऊंगा कि मैंने तेरे यहां से पूरे 1 करोड़ रुपए चुराए और रुपया छुपाने की पूरी ज्योग्राफी बताऊंगा। इतना सुनते ही उसने वो किचन का दरवाजा बंद नहीं किया जनाब,
वो बड़ी इज्जत के साथ मुझे बाहर बुलाया, तो मैं भी साला जेब में हाथ डालकर अकड़ कर बाहर निकला यूं। और पलट कर कहा, सुन बे, मेरी जेब में रिवॉल्वर है, ज्यादा टूटा की ना तो 6 की 6 खोपड़ी में घुसा दूंगा। पर आप तो जानते हैं जनाब, मैं ऐसी डेंजरस चीजें अपने पास नहीं रखता, वो तो सिर्फ धमकाने के लिए। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं धमकाया? अरे जनाब, आपके यहाँ तो जल्दी जेल जाना मेरा मकसद था, और फिर ये आपको धमकाने से क्या फायदा? फिर आगे क्या हुआ? अरे आगे क्या होना था जनाब, हम लोग आ गए ड्राइंग रूम में। अरे ड्राइंग रूम क्या था, सारा महल था, महल। जनाब वो मुझसे कहने लगा, सुनो ये सूटकेस मुझे दे दो, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा और तुम जेल जाने से बच जाओगे। उसने ऐसा कहा? हाँ जनाब, मैं भी समझ गया कि कमरे में एक नहीं दो चोर है, चोर चोर मोसेरे भाई। तो मैंने भी हिम्मत करके कहा, लगा फोन, मैं भी पूरे 1 करोड़ रुपए के साथ अरेस्ट होना चाहता हूं। अबे पुलिस आएगी, फिर 1 करोड़ रुपए की रिपोर्ट लिखेगी, अगले दिन अखबार में छप जाएगा, फिर पता है क्या होगा? आएंगे इनकम टैक्स वाले और पूछेंगे तुझसे, इतना रुपया, 1 करोड़ रुपया, फिर क्या जवाब देगा बोल? तब क्या हुआ? अरे होना क्या था जनाब, उसके माथे से टप टप पसीना टपकने लगा और मलेरिया के किसी मरीज की तरह उसका पूरा बदन थर कांपने लगा। मैं भी समझ गया, फंस गया साला, निचोड़ो इसको। मैंने भी कहा, सुन बे, अगर तू फोन नहीं लगाएगा ना तो मैं लगाऊंगा फोन, जेल जाने से डरता कौन है? और सुन, मैं सीधे पुलिस कमिश्नर और इनकम टैक्स कमिश्नर को फोन करूंगा, इधर मैं जेल के अंदर, उधर तू जेल के अंदर। तब उसने क्या कहा? लेट अस कॉम्प्रोमाइज, यानी कि समझौता। इतनी अंग्रेजी आती है मुझे, फिर कंप्रोमाइज क्या हुआ? अरे वो कहने लगा कि 5,000 रुपए लो और यहां से चलते बनो। और तुम मान गए? अरे ऐसे कैसे मान जाता, मैंने भी कहा, सुन बे, 20% लगेगा, और मैं अच्छी तरह से जानता था वो देगा, वो क्या उसका बाप भी देगा। फिर उसने तुम्हें 20 लाख रुपए दिए? अरे वो टुच्चा कहाँ देता, मैंने खुद ही सूटकेस में से अपना हिस्सा निकाला, वो टेलीफोन के तार काटे, बाहर से दरवाजा बंद किया और उसे टाटा बाय बाय बोलकर वहां से चंपत हो गया। लेकिन एक बात थी जनाब, अपन बगैर किसी चोरी के हो गए माला माल। नहीं, तुमने चोरी की। अच्छा, तो उसने क्या किया था? बिजनेस है? उत्तरी बातों बातों में वो चाय वाली बात तो मैं भूल ही गया। मैं एक काम करता हूं, मैं मस्त इलायची वाली चाय बनाता हूं, तब तक आप कीजिए टिर्रिंग टिर्रिंग, समझे? अरे क्या हुआ? तो मुझे पहले ये बताओ, फिर उन 20 लाख रुपयों का तुमने क्या किया? मैं जानता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, यानी कि स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाएगी। पर जनाब, मुझे फ्लैशबैक वाली स्टोरी बहुत बोर करती है। हाँ ठीक है, जाओ बना लो। आपके लिए भी? हाँ ठीक है, बना लो। पक्का? हाँ बना लो। बस चाय इलायची वाली। जनाब आप चीनी लेते हैं कि नहीं? 1 चम्मच। फोन लगा? हाँ लगा रहा हूँ। अरे जनाब, यहाँ कुछ मलाई पड़ी हुई है, खा जाओ क्या? हाँ खा लो। ये सेवई कैसी रख छोड़ी है, इसमें तो फफूंद लग रही है। अरे उसे छोड़ दो। आप फोन लगा रहे हैं? हाँ कोशिश कर रहा हूँ। जनाब यहाँ बिस्कुट भी रखे, कुत्तों के तो नहीं है, खा लूं क्या? हाँ तुम खा सकते हो। हेलो, कौन? किरण बाला? नहीं नहीं, यहाँ कोई किरण बाला नहीं रहती। जी हाँ, नंबर यही है। देखिए प्लीज आप एक बार नंबर चेक कर लें और दोबारा मुझे डिस्टर्ब ना करें। लीजिए जनाब, मेरे हाथ की गर्मा गर्म अफलातूनी चाय पीजिए, मजा आ जाएगा, तबीयत खड़ी हो जाएगी आपकी। बहुत दिनों बाद घर की चाय नसीब हुई, वो भी अपुन के हाथ की। हाँ भाई तुम यहाँ बैठो। जनाब
वो फोन किसका था? रॉन्ग नंबर था, और अपना नंबर? नहीं लगा। लगता है सारे के सारे पुलिस वाले गधे घोड़े बेच कर सो गए यहाँ। चाय अच्छी है। क्यों ना होगी जनाब, साल भर का तजुर्बा है। क्या मतलब? अब जनाब आप क्या क्या सुनेंगे, ये कमबख्त हमारा फोन लग जाता ना तो आपको भी छुट्टी मिल जाती। हाँ तो मुझे बताओ फिर उन 20 लाख रुपए में तुमने क्या किया? अरे करना क्या था जनाब, उसमें से आधे तो उस नौकर को दे दी। प्रॉमिस था, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे तुम्हारे दिल में बेईमानी का जरा भी ख्याल नहीं है? क्यों आता? इतनी बड़ी रकम के बावजूद? अरे जनाब आजकल बेईमानी में तो ईमानदारी पाई जाती है। और जनाब आप ही बताइए, आपका कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है? अब मान लीजिए कि मैंने 500 की चोरी की तो भी 6 महीने, 20,000 की तो भी 6 महीने, 20 लाख की तो भी 6 महीने। अब जनाब बेईमानी तो बेईमानी होती है। जनाब एक बार मैं मुन्नी बाई के घर में घुस गया। उन 20 लाख रुपयों का क्या किया तुमने, पहले मुझे ये बताओ। आप कोई बात भूलते नहीं जनाब। अरे जनाब इसमें कोई दम नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं, कोई थ्रिल नहीं। क्या करेंगे आप सुनकर? मुझे जानना है। देखिए जनाब, अगर आप मेरी बात सुनेंगे ना तो अदालत में आपकी गवाही पर उनका असर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको मुझसे जो है हमदर्दी हो जाएगी और फिर अदालत जो है मेरी सजा कम कर देगी, और मैं यही नहीं चाहता। देखो, मेरी गवाही पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए हैं? नहीं। इसका मतलब आपको कोई तजुर्बा नहीं है। और जनाब गवाही के लिए बहुत तजुर्बे की जरूरत पड़ती है। अब देखिए ना, एक बार मैं एक घर में घुसा। अब क्या करें जनाब, घुसना ही पड़ता है। घुसने के बाद मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वही टूटा फूटा फर्नीचर घिसा पिटा, और वहाँ किचन में वो टूटे फूटे एल्यूमिनियम के बर्तन और खिड़की पे सूखते हुए कपड़े। तो जनाब मैं धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा और किचन के बाजू में था बेडरूम। तो जनाब मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि लोग अपना असली कीमती सामान बेडरूम में ही किसी स्टील की अलमारी में रखते हैं। फिर जनाब मैं और आगे बढ़ा और मैंने बेडरूम के दरवाजे से अपने कान लगाए तो अंदर से खुसुर फुसुर की आवाज आ रही थी, एक आदमी और एक औरत की। पति पत्नी हो गए। हाँ, यही तो आपका जजमेंट गलत हो गया जनाब। वो बात ऐसी थी। अरे जनाब, आपकी उम्र और औहदा देखकर समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बात आपसे कहूं तो कैसे कहूं। नहीं कहो। अरे जनाब, मैं आपको वो 10 लाख वाली बात बताता हूं कि नहीं, पहले ये वाली बताओ। जनाब बात थोड़ी सी भद्दी है, लेकिन आपने तो रेप के कई मामले सुने ही होंगे तो शायद आपको उतनी भद्दी ना लगे। कहो ना, मैं सुनना चाहता हूँ अंदर से कौन कौन सी आवाजें आ रही थी। अरे जनाब, वो आदमी कह रहा था, मेरी डार्लिंग, मेरी जाने मन, मेरी दिलरुबा, देखो ना ऊपर वाला भी हम मोहब्बत करने वालों का इंतजाम कर देता है। तुम्हारे आदमी की नाइट शिफ्ट लग जाती है, वरना मैं तुम्हारे साथ मजे कैसे लेता। अरे उसके बाद वो औरत कहने लगी। क्या कहने लगी? मेरे डैश डैश, मेरे डैश ये डैश। डैश डैश क्या है? अरे जनाब, वो अल्फाज आपकी उम्र के हिसाब से नहीं है। मेरे कहो, मुझे सुनना है। अब सुनना ही चाहते हैं तो फिर सुनिए। वो औरत कहने लगी, मेरे राजा, मेरे बालम। अरे वो हरामखोर साला, वो तो बस यूं ही है। वो तो बस शराब पीकर अपने दोस्तों के बीच मर्दानगी के किस्से गढ़ता फिरता है। हरामखोर कहीं का, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मर्दानगी के किस्से गढ़ता। लेकिन मेरे राजा, मेरे बालम, तुमने मुझे जो सुख दिया है ना, वो तो कोई और दे ही नहीं सकता था। बातचीत चलती रही और तुम सुनते रहे। अब ऐसी इंटरेस्टिंग बातें होंगी तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। अरे चोरी वोरी तो सारी लगी रहती। हाँ, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बनता, फिर तुम चोरी कैसे कर सकते हो? यहीं पर तो जनरल नॉलेज काम आता है। उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि ये औरत यहीं कहीं आसपास रहती है और इसका आदमी नपुंसक है, और ये आदमी उसको साड़ी पहनाता, उसको जेवर पहनाता, और तो और उसका श्रृंगार भी करता। हाँ, लेकिन इस जानकारी का क्या फायदा? अरे फायदा तो आईने की तरह साफ था। वो आदमी थोड़ी देर में बाहर आता, अलमारी वलमारी वैसी ही खुली छोड़ता, उस औरत को पहुंचाने के लिए जाता, और मेरे लिए मौका अपने आप तैयार हो जाता। तो तुम्हारा अंदाजा सही निकला। बेशक। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर निकला, उसके पीछे पीछे वो औरत भी बाहर निकली, और मैं धीरे 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 जाकर एक कोने में दुबक गया। इसके बाद थोड़ी देर में वो दोनों खिलखिलाकर
कमरे से बाहर और मैं टक से कमरे के अंदर। मैंने जेवर वेवर सब समेटे और वहां से हो गया रफू चक्कर। जनाब कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का माल था। उसका तुम पकड़े गए? अरे जनाब कहां पकड़ा ही जाता, क्योंकि उस गधे ने रिपोर्ट लिखवा दी और फिर गधापन आगे बढ़ा। उसने ऊपर तक हल्ला मचाया। आप तो जानते ही जनाब, पुलिस जिसको पकड़ना चाहती है उसे पकड़ ही लेती है। चोरी का माल बेचते समय मैं उनके हत्थे चढ़ गया जनाब। हाँ, लेकिन इसका गवाही से क्या संबंध? अरे जनाब गवाही के ठीक पहले उस औरत का आदमी मुझसे मिलने आया था हवालात में। हवालात में वो? हाँ, और आकर मेरे पैर पड़ने लगा। वो गिड़गिड़ा कर मुझसे कहने लगा, अरे भैया, अरे भैया, अरे मेरी औरत और उस आदमी के बारे में किसी को कुछ मत बताना, अरे नहीं तो मेरी बहुत जगह साई होगी, अरे मेरी इज्जत गिर जाएगी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी कमजोरी जग जाहिर हो जाएगी। अरे भैया मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, मेरी इज्जत बचा लो भैया। और मैंने भी सोचा उस औरत पर खामखा गैर वफादारी का और एक मुकदमा लग जाता। और वैसे भी जनाब एक नपुंसक आदमी अपनी औरत को धोखा देकर शादी कर सकता है, तो औरत ने धोखा देकर देह का सुख उठा लिया तो क्या खराबी है उसमें? हरामजादा! देखा, मुंह से गाली निकलती है तो कितना सुख प्राप्त होता है, परम सुख प्राप्त होता है। तो जनाब बताने पर भी उतनी ही सजा होती, तो मैंने अपनी गवाही में इन सब बातों को शामिल ही नहीं किया। मैंने तो बढ़िया सी स्टोरी बनाकर सुना दी। फिर क्या था, सरकारी वकील भी खुश, अदालत भी खुश, और पति पत्नी और वो भी खुश। बस चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। लेकिन तुमको सच बोलना चाहिए था, क्योंकि तुमने अदालत में हलफ उठाई थी। हलफ? आपकी अदालत की हलफ? अरे जनाब वो तो कमाल की चीज होती है, उससे तो मन का रास है, डर भी निकल भागता है। शट अप! इसीलिए कह रहा हूं जनाब, आप मेरी ये फालतू की बातें मत सुनिए। आप तो जाकर फोन लगाइए, आपका कोई जाग गया हो। हाँ, फोन लगाइए। हाँ लगाइए आप, लगाइए। क्या बात है जज साहब, अभी तक जाग रहे हैं? बस यूं ही। कोई मेहमान आए क्या? एक ताजा खबर सुना दूं? हाँ, सुनाइए। दवा फैक्ट्री में बड़ा घोटाला हो गया है। सुना है कैप्सूल में बेसन मिला के बेच रहे थे, न जाने कितने लोग मर गए होंगे। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, लेकिन जमानत भी हो गई। कल सुबह के अखबार में पढ़ लूंगा। जज साहब, ये लोग समाज के दुश्मन हैं, दुश्मन। इनको तो फांसी होना चाहिए, फांसी। अब मैं क्या कह सकता हूँ? अरे हो सकता है आपकी अदालत में ये केस आ जाए। आएगा तो फिर देख लूंगा। अच्छा, गुड नाइट। कोई खास मेहमान है? नहीं तो इतनी देर तक आप जागते वागते नहीं कभी। ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। ये आपका पड़ोसी है? हाँ, साथी पत्रकार भी। अखबार वाला? हाँ। ये लोग भी बड़े मस्त होते हैं जनाब। एक बार ये लोग जेल चले आए। जेल? अरे जनाब मेरा मतलब है जेल के हालात के बारे में जानने के लिए। आकर कहने लगे कि हम लोग कैदियों के हालात के बारे में जानना चाहते हैं और उसे अखबार में छापना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था जनाब, उस दिन हमारी वर्दियां धुली एकदम चकाचक, दाढ़ियां बनी एकदम सटासट, और सारी जेल साफ हुई एकदम खटाखट। और जनाब एक बात था, उस दिन क्या तो लजीज भोजन बना था। आहा, आज तक मेरे जबान पर उसका स्वाद जमा हुआ है। इसके बाद आए हमारे जेलर साहब और आकर हम लोगों से कहने लगे, देखो तुम लोगों में से एक मुखिया चुना जाएगा और वही तुम लोगों की तरफ से इन अखबार वालों से बात करेगा। तो हमने भी कहा चुनो, खूब चुनो मुखिया, हमारे बाप का क्या जाता। तो जनाब उस हम में से एक मुखिया चुना गया और वो था बातूनी। तो जनाब उसने जेल के इंतजामात का वो नक्शा खींचा क्या बताऊं। लेकिन जनाब वो कहते हैं ना, हर जगह एक ना एक विभीषण पैदा हो ही जाता है। तो जनाब उसने जेल की असलियत भी एक पत्रकार को टिका दी। फिर क्या था, अगले दिन वो भी अखबार में छप गया। फिर जनाब एक हफ्ते तक वो ठुकाई हुई नग नग टूट गया जनाब, नग नग टूट गया। अरे तुम कहानी को इधर उधर भटकाने में बहुत उस्ताद।
तो मुझे बताओ बचे हुए 10 लाख रुपयों का तुमने क्या किया? अरे जनाब वो तो मैं बताऊंगा ही, भागे थोड़ा ना जा रहा हूँ। लेकिन जनाब आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। जनाब ये दवाई वाली कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखिए ना, उन लोगों ने कैप्सूल में बेसन भरकर बेच दिया। हो सकता है कि बहुत से लोग भी मरे होंगे। तो जनाब इन पर दफा 302 लगाकर इनको मर्डर के लिए अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया जाता? देखो, किसी को भी गिरफ्तार करना पुलिस का काम होता है, अदालत का नहीं। और वैसे भी जब तक किसी पे कोई इल्जाम साबित ना हो जाए, हर इंसान बेगुनाह होता है। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन जनाब वो क्या कहते हैं, हाँ अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इसमें कितनी सजा होती है? अगर इल्जाम साबित हो जाए तो कम से कम 3 महीने, और नहीं तो ज्यादा ज्यादा 6 साल। यानी हमारे बराबर। हम लोग चाकू रखते हुए भी डरते हैं और ये लोग मर्डर कर देते हैं, लेकिन खून का एक कतरा नहीं टपकता साहब। अरे तुम मुझे ये बताओ फिर उन रुपयों का तुमने क्या किया? आप मेरे सवाल को दबाना चाहते हैं जनाब। अब देखिएगा ये कैसे कैसे वकील लगाएंगे। ये वकील नाम की कौम भी ना बड़ी मजेदार होती है। जानती है कि मर्डर हुआ है, लेकिन ना जाने कहां से कौन सा कानून ढूंढ कर ले आएंगे और इन्हें साफ साफ बचा कर ले जाएंगे। पता नहीं इतना पैसा कमाकर कहां ले जाएंगे ये लोग। देखो, इन मुद्दों पर मैं बात नहीं करना चाहता। फिर तो कोई बात ही नहीं बची, बात ही खत्म हो जाती। देखिए जनाब, रात बहुत हो चली है, अब आपको फोन लगा देना चाहिए, वरना कल अदालत में आपसे पूछा जाएगा कि चोर आपके घर में कितने बजे घुसा था। आप कहेंगे कि रात में 1 बजे घुसा था, तो अदालत आपसे पूछेगी तो रात में 2 बजे तक चोर आपके यहाँ क्या करता रहा। आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी जनाब। देखो, उसकी फिक्र तुम मत करो। तो मुझे ये बताओ फिर उन रुपयों का तुमने क्या किया? आप किसी मुद्दे को भूलते नहीं, आपकी याददाश्त बड़ी तगड़ी है। तो जनाब हुआ है अरे अभी तक आपकी बातचीत चल रही है? बस यूं ही। लगता है बहुत पुराने दोस्त थे। नहीं तो 12 बजे के बाद आप कभी जागते नहीं। कोई खास बात? नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा एक फीचर आर्टिकल ही पूरा कर लूं। तो पूरा हो गया? अरे जज साहब, आजकल बंबई में एक नया धंधा शुरू हुआ है। कौन सा? ये बिल्डर लोग लोगों का पैसा मार रहे हैं। अब देखिए, ब्लैक के पैसे की कोई रसीद तो होती नहीं, मुकर जाते हैं, और बेचारी आम जनता उन बिल्डर से लड़ नहीं पाती। और इन बिल्डरों ने गुंडे पाल रखे हैं 100 लाख। वो तो अच्छा हुआ हमने टाइम से फ्लैट ले लिया, नहीं तो भाई हम लोग कर भी क्या सकते हैं? दरअसल मेरा कार्बन खत्म हो गया था। आपके पास? हाँ, तो कार्बन चाहिए आपको? वो आप जग रहे थे, नहीं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता। अरे नहीं नहीं, आप इसमें डिस्टर्ब करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप इतनी रात को इतनी मेहनत से लिख रहे हैं आर्टिकल। जी, लगता है आपकी बातचीत लंबी चलेगी। अगर आप कहें तो 2 कप कॉफी भिजवा दूं? हाँ, मलाई मारकर भिजवाइएगा, और आपको दिक्कत हो रही होगी ना तो भी भिजवाइएगा। आपके मेहमान है ना, बहुत खुश मिजाज है। मैं अभी भिजवाता हूँ 2 कप कॉफी मलाई मार के। मलाई मार के। हाँ, जल्दी लाइएगा। ये अखबार वाला है ना? हाँ, तो जनाब ये अखबार वाले बहुत गड़बड़ झाला होते हैं। वो कैसे? अरे देखिए ना, इसने मुझे आपके घर में देख लिया, आपका मेहमान समझ रहा है, और आपने भी इनकार नहीं किया। जनाब कल ये अखबार में ये बात छाप दे कि उसने चोर को जज के साथ कॉफी पीते हुए देखा था, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी जनाब। अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अरे इन अखबार वालों का कोई भरोसा नहीं है जनाब। हाँ वैसे आदमी तो भला लगता है, पड़ोसी की हेल्प करने वाला। बताओ फिर आगे क्या हुआ? 10 लाख रुपए का? हाँ हाँ। अरे जनाब अंटी में पैसा आया तो सोचा सबसे पहले मन की पूरी भड़ास निकाली जाए, तो बढ़िया सा सूट बूट बनाकर डटा लिया और 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाया, और उसके बाद 500 रुपये बैरे को टिप दी। फिर क्या था जनाब, सूट बूट और 500 रुपये टिप, देश सलाम पे सलाम, देश सलाम पे सलाम, देश सलाम पे सलाम। अरे जनाब ये अंग्रेज लोग भी सूट बूट अच्छी चीज छोड़ गए। बस सूट बूट डटा लो और थोड़ी सी अंग्रेजी बोल दो, बस एकदम जेंटलमैन। फिर तो मैं रोज रोज 5 स्टार होटल जाने लगा। वैसे जनाब आप कभी गए वहाँ? नहीं। हाँ, नौकरी पेशा लोगों को अपने पैसों से वहाँ जाना मुमकिन नहीं रहता, लेकिन जनाब 5 स्टार होटल जाने के बाद अपन को भी लगा कि अपन को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। यानी मेरा अंदाजा सही निकला, तुम्हारे दिमाग में भला आदमी बनने का ख्याल आया। आप भला आदमी किसको कहते हैं? भला आदमी वो होता है जो कानून की इज्जत करता है। नहीं जनाब, भला आदमी वो होता है जो अपने काम से काम रखता है, जैसे दुनिया का हर काम झंझट नजर आता है, जो सब कुछ देखने के बावजूद भी
आंख मूंद कर बिल्ली की तरह दूध पीना चाहता है, जिसे हर दूसरे का काम झंझट नजर आता है। जनाब, भला आदमी तो वो है जिसको कभी गुस्सा आता ही नहीं। यानी तुम भला आदमी बनना नहीं चाहते थे? अरे जनाब, मैं तो जेंटलमैन बनना चाहता था। तो बने कि नहीं? अरे बना क्यों नहीं जनाब, लेकिन उसी जोश जोश में मारा भी गया। वो कैसे? अरे जनाब, ये हरामखोर पेपर वाला अभी तक कॉफी लेकर नहीं आया। इतनी देर में तो मैं खाना बना देता। अरे तुम ये बीच बीच में कहानी को तोड़ क्यों देते हो? बताओ फिर आगे क्या हुआ? हाँ जनाब, 2-4 दिन उधर इधर ढींगा मस्ती मारने के बाद अपन को भी लगा कि अपने को भी कोई काम धंधा शुरू करना चाहिए। तो जनाब, किस्मत भी साथ दे रही थी और 50,000 रुपए पगड़ी देकर मौके की दुकान भी मिल गई। तो सोचा क्यों ना फर्नीचर का धंधा किया जाए। तो जनाब, वैसे मैंने जेल में थोड़ी बहुत बढ़ई की ट्रेनिंग ले रखी थी, लेकिन बंबई में ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि बंबई में अपन पहले से ही बहुत पॉपुलर थे और ये पुलिस वाले पांडु ये भी परेशान करते। तो सोचा किसी दूसरे शहर पहुंचा जाए। तो मैं मध्य प्रदेश के एक शहर पहुंचा। मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली कहाँ? और कहाँ, भोपाल। आप कभी गए भोपाल? नहीं। अरे क्या तो शहर है जनाब, क्या तो लोग है, क्या तो जबान है। आ रिया हूं, खा रिया हूं, नहा रिया हूं, जा रिया हूं, और खा, अरे खा। अरे जनाब, मेरी जबान तो वहीं जाकर साफ सुथरी हुई। फिर भोपाल जाकर तुमने क्या किया? जनाब, लगता है ये हरामखोर पेपर वाला वो कॉफी की बात भूल गया है। अरे ये तुम्हें बीच बीच में रह के कॉफी की याद क्यों आती है? अरे जनाब, भोपाली लोग इसी को तो चुल्ल कहते हैं, चुल्ल। एक बार उठ जाती है तो फिर उठ जाती है, दिमाग में कहीं फंस कर रह जाती है। जनाब, क्यों ना मैं जाकर कॉफी बना लूं? वैसे मैं 1 नंबर की कॉफी बनाता हूँ और अभी किचन में बहुत सा दूध बचा हुआ है। और वैसे भी जनाब, आप जब तक भोपाली किस्सा सुन नहीं लेंगे, हाथ का फोन भी नहीं लगेगा। ठीक है, जाओ बना लो। पक्का? हाँ जाओ बना लो, मलाई मार की। जैसा दिन हो। ठीक है जनाब। वो आपकी कॉफी तो बनी गई थी, वो दूध फट गया। अरे आप परेशान ना हो, आराम करें। आपके किचन में दूध हो तो? मैंने कहा ना, आप आराम करिए। अरे जज साहब, मेरा काम तो ब्लैक कॉफी से चल जाएगा। मैं तो आपके मेहमान और आपके बारे में सोच रहा था। तो अभी आप जागेंगे? हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा वो आर्टिकल ही पूरा कर लूं। देखिएगा, धमाका होगा, धमाका। बिल्ली है शायद, मुझे तो परेशान कर रखा है इस हरामजादी ने। अरे अब आप परेशानी से कहाँ तक बच सकते हैं? हाँ, वो बात भी है। कल आप वो अदालत में फैसला सुनाने वाले हैं ना? जी फिर तो मैं आपकी अदालत में जरूर आऊंगा। जी जी, जरूर आइएगा। गुड नाइट। और थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ हाँ, गुड नाइट। लीजिए जनाब, गर्मा गर्म मलाईदार मेरे हाथ की कॉफी। लीजिए जनाब, मस्त मजा आ जाएगा और तबीयत हरी हो जाएगी आपकी। यार एक बात बताओ, तुम ये हर बात में इतना नॉन सीरियस क्यों होते हो? अरे जनाब, सीरियस होकर भी क्या उखाड़ लेंगे, कोई झाग के 3 पार। अब जनाब, जीना ही है तो हंसकर जियो, चाहे रोकर जियो, क्या फर्क पड़ता। तो फिर भोपाल जाकर तुमने क्या किया? हाँ जनाब, भोपाल में मिल गए अपने रसूल भाई। बंबई में थे मेरे साथ मेरे जिगरी दोस्त। तो जनाब, रसूल भाई थे दानेदार आदमी। और क्या तो जबान है, मिश्री टपकती है मिश्री। 3 साल के लौंडे को भी आप कहकर पुकारता। तो जनाब, रसूल भाई ने मुझसे पूछा, क्यों हाँ राजकुमार, कोई धंधा करोगे? मैंने कहा, रसूल भाई, नेकी और पूछ पूछ। फिर तुमने कौन सा धंधा किया? अरे वही फर्नीचर का, मैंने आपसे बताया था ना, वो जेल में मैंने ट्रेनिंग ले रखी थी, अब कुछ तो काम आई। तो हमने अपनी दुकान का नाम रखा आशियाना फर्नीचर्स एंड डेकोरेटर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जनाब, रसूल भाई की मीठी जुबान और उसके कनेक्शन, फिर क्या था, दुकान चल पड़ी, ग्राहक आने लगे। लेकिन एक बात थी जनाब, अपन ने अपन की जेंटलमैनी कभी नहीं छोड़ी। जब देखो तब सूट बूट टटाए रहता। वैसे भी जनाब, सूट बूट पहनो तो दुकान भी फर्म लगने लगती है। फिर क्या था जनाब, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना शुरू हो गया। जनाब, जब अंटी में पैसा आ जाता है ना, तो लोग पुरानी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब भुला देते हैं। तो फिर तुमने वो धंधा क्यों छोड़ दिया? लगता है अब आप जो है
स्टोरी का क्लाइमैक्स सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात बताइए जनाब, आज तक कोई स्टोरी रोमांस के बगैर बनी है? नहीं ना? तो जनाब हुआ ये कि एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मेरा एक अफसर के यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। बस वहीं से शुरू हुआ मेरा रोमांस उसकी लड़की के साथ। नाम था रागिनी। रागिनी के आते ही मेरी जिंदगी का सुर बदल गया। हमेशा मेरे मन में एक ही नाम चलता रहता, रागिनी रागिनी रागिनी। हमेशा सोचा करता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो रागिनी क्या सोचेगी, अगर मैं वैसा करूंगा तो रागिनी क्या सोचेगी। इसके बाद हम लोग एक दूसरे से मिलने लगे, होटलों में, पार्कों में, और एक दूसरे के साथ पिक्चरें देखने लगे। ऐसा लगा जैसे जैसे कि मेरी जिंदगी में किसी ने गुलाब जल छिड़क दिया। वैसे जनाब, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये तो एक शायर के हैं, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि भोपाल शायरों का शहर है। तो फिर तुमने रागिनी से शादी क्यों नहीं कर ली? हमारी शादी तो लगभग तय हो चुकी थी, सारी तैयारियां भी हो गई थी। उन दिनों तो ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी हरी भरी हो गई है। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। भोपाल में चोरियां होने लगी, बड़े बड़े व्यापारियों और अफसरों की तिजोरियां टूटने लगी, और ये अखबार वाले चीखने चिल्लाने लगे। और इन्हीं में से किसी ने हल्ला कर दिया कि गैंग बंबई की है। तब क्या हुआ? अरे होना क्या था जनाब, वो बंबई की पुलिस आदम थी। और तुम पकड़े? हाँ जनाब, बगैर किसी चोरी के मैं खामा खा फंस गया। जनाब, इतनी रात को कौन होगा? देखता हूँ। तार है जनाब? हाँ, तार है। कल सुबह की ट्रेन से मेरी बेटी आ रही है। आपकी बेटी? हाँ, बैंगलोर में रहती है। वहां उसका पति इंजीनियर है। फिर तो बाल बच्चे भी होंगे। हाँ, 2 छोटे छोटे। ये अच्छा हुआ जनाब, अब कुछ दिनों के लिए आपका अकेलापन तो कम होगा। हाँ, पूरे 3 साल बाद आ रही है। बच्चे भी अब बड़े हो गए होंगे। बहुत नटखट है, सारा दिन घर सर पे उठाए रहते हैं और चोर पुलिस का खेल खेलते हैं। तो मालूम है, खुद बन जाते हैं पुलिस और मैं बन जाता हूँ चोर। चोर। वैसे जनाब, गाड़ी कितने बजे की? कल सुबह 7:30 बजे की। हाँ, फिर तो ठीक है, तब तक तो फोन लग ही जाएगा। हाँ, फोन तो लग जाएगा, लेकिन तुम्हारी बात अधूरी रहेगी। अब उसे अधूरी रहने दीजिए। अब वैसे भी तार आने के बाद आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी बेटी की तरफ चला गया होगा, और जाना भी चाहिए जनाब। देखो, बेटी आ रही है तो बेटी आ ही जाएगी, लेकिन तुमसे बातें करने का मौका फिर कहाँ मिलेगा? पहली बार मैं किसी चोर से अदालत के बाहर बात कर रहा हूँ, ये मौका फिर शायद कभी ना मिले। तो जनाब, गैंग बंबई की थी, अपने ही पुराने संगी साथी। ना जाने उन लोगों ने कैसे मेरा पता लगा लिया और मुझसे मिलकर कहने लगे, देखो भाई राज, तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा, वरना हम पुलिस को इत्तला कर देंगे कि तुम यहाँ पर हो, तो तुम्हारी शादी वादी सब धरी की धरी रह जाएगी। तो जनाब, मैंने बड़ी मिन्नतें की, मैंने उनके हाथ पांव पड़े और मैंने उनसे कहा, देखो भाइयों, मैं यहाँ पर जेंटलमैन की जिंदगी जी रहा हूँ, आप मुझे जीने दो यार, है जाने भी दो यारो। वो लोग तुमसे क्या चाहते थे? अरे जनाब, वो बिल्कुल मुझसे एक अलग ही तरीके का सेफ खुलवाना चाहते थे, बिल्कुल नई डिजाइन का। वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि इस सेफ को सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। तुम सेफ खोल सकते हो? अरे जनाब, मैं उसी का तो स्पेशलिस्ट हूँ, कलाकार। अरे जज साहब, आपके घर से अलमारी खुलने बंद होने की आवाज आ रही है। कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया? आपकी वो हरामखोर बिल्ली होगी, है भला झटके में चोर के घुसने की हिम्मत होगी? क्यों जनाब? सही कह रहे हैं, भला मेरे घर में चोर कैसे घुस सकता है? अच्छा, ठीक। वो बिल्ली ने आपको परेशान कर रखा है, आप उससे कैसे बच सकते हैं? अरे वो फीचर लिख रहा था, मैं वही सोच रहा था। पूरा हो गया? अरे मैंने कहा ना, धमाका होगा, धमाका देखना। लगता है आपके
बहुत खास मेहमान हैं। जरूर पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। हाँ बस ताजा होने ही वाली है। तो करिए करिए, ताजा करिए। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। अब तो नहीं आएंगे जनाब, ये आदमी बार बार क्यों आ जाता है? अरे उसे नींद ना आने की बीमारी है, और पत्रकार तो है ही वो ये सोचता है कि उसके जो लेख हैं उन्हें पढ़ के समाज में क्रांति आ जाएगी। नहीं जनाब, मुझे तो गड़बड़ जान पड़ती है। देखिए ना, इसने मुझे आपके घर में देख लिया और आपका मेहमान समझ रहा है। जनाब, ये बात अगर वो कल अखबार में छाप देगा तो बड़ी दिक्कत होगी। आप तो फोन लगाइए जनाब। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें अरेस्ट तो मैं कराऊंगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। तब तो ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं। जनाब, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अरे नहीं जनाब, पहले वो भोपाल वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं अपन। पहले पूछ लो। अरे नहीं जनाब, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो जनाब, मेरे सामने सवाल था, अगर मैं अपने दोस्तों का साथ ना दूं तो ये लोग पुलिस में मेरी कंप्लेंट करा देंगे, और अगर साथ देता हूं तो वही पुरानी जिंदगी। आखिर मैंने एक फैसला किया कि एक गुनाह और सही, शायद आखिरी गुनाह। तो मैंने सेफ खोला, और जानते हैं जनाब, आप विश्वास नहीं करेंगे, सेफ नोटों और सोने के बिस्कुटों से भरा पड़ा था। और जानते हैं किसका घर था? समाज सेवक का। अरे उस वक्त मुझे लगा समाज सेवा से बढ़कर और कोई धंधा हो ही नहीं सकता। और इसके बाद तुम पकड़े गए? हाँ जनाब, बंबई की पुलिस को यह समझने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा कि यह किसकी कलाकारी हो सकती है। फिर तुम्हारी रागिनी का क्या हुआ? रागिनी? जनाब, रागिनी तो गोलगप्पों के समान थी। पेट तो भर जाता था मेरा, लेकिन मन नहीं भरता था कभी। और जनाब, अब मैं क्या जानूं कि रागिनी का क्या हुआ। हाँ, लेकिन उसकी याद अब बाकी की जिंदगी जीने के लिए काफी है। वैसे अच्छा ही हुआ कि शादी नहीं हुई, वरना एक बात बताइए जनाब, कल जो आप फैसला सुनाने वाले हैं उसमें क्या हुआ, गुनाह या पाप? देखो, कल जो फैसला मैं सुनाने वाला हूं उसके बारे में किसी से कोई बात करना कानून के खिलाफ है। लेकिन तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे से क्या संबंध? फैसला मैं लिख चुका हूं और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और फैसला भी कानून के हिसाब से है। लेकिन अगर मेरी बातों को सुनकर आपको दोबारा से गुनाह और पाप के बारे में सोचना पड़ जाए तब? मैं समझा नहीं। उनके हाथ बहुत लंबे हैं जनाब, और मैं इस मामले में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि जो कबूली गवाह है वो खरीदा हुआ। तुम मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाहते हो? तो फिर कोई बात ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती। आप तो फोन लगाइए जनाब, अब तक शायद ठीक हो गया हो। हाँ, लगा ही देता हूँ। क्या हुआ? डेड है क्या? हाँ, डेड है, तुम खुद देख लो। अब क्या होगा जनाब? एक काम करें, वो अखबार वाले के यहाँ से लगा दें। नहीं नहीं, फिर वो समझेगा कि चोर भी आपके यहाँ मेहमानदारी करते हैं। अरे जनाब, ये फोन ने तो मेरा सारा का सारा प्लान चौपट करके रख दिया। देखो, तुम बेफिक्र हो, चाहे और कोई बात सच हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर सच है कि तुम मेरे घर में गैर कानूनी तरीके से घुसे थे और तुमने कोई चोरी नहीं की, ये भी सच है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट तो करूंगा ही, क्योंकि एक अच्छे इंसान के नाते ये मेरा फर्ज है। अच्छा, तो आप जज होने के साथ साथ किबला अच्छे इंसान के रूप में भी सोचते हैं? जी, लेकिन मैं उन दोनों को अलग अलग रखता हूँ। कमाल है, दोनों को अलग अलग रखना इतना आसान होता है? तुम एक चोर होकर इतने बुनियादी सवाल कैसे उठा सकते हो? क्योंकि आप एक जज होने के बावजूद भी इन बुनियादी सवालों की तरफ जाना नहीं चाहते। जनाब, मेरे मन में आपके लिए बड़ी गहरी इज्जत हो चली है। कम से कम आप कहीं तो पक्के हैं, लेकिन हम लोग क्या करें? हमारे सामने तो दोनों तरह की सच्चाइयां आती हैं, बाहरी दुनिया की भी और अदालत के अंदर की भी। देखिए ना, आपने मुझसे तरह तरह की कहानियां सुनी,
आपने मुझसे बार बार पूछा कि तुमने 10 लाख रुपयों का क्या किया, उन्हें कैसे खर्च किया, क्योंकि स्टोरी सस्पेंस की थी, उसमें थ्रिल था। लेकिन आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि तुम चोर कैसे बने? दरअसल आपको बातें यहां से शुरू करनी चाहिए थी, तब आपको पता चलता कि गुनाह और पाप में क्या फर्क होता है। तो जनाब, मैं सारी जिंदगी एक ही लड़ाई तो लड़ता रहा हूं, चाहे मेरे इन हाथों से कितने भी गुनाह हो जाए, लेकिन पाप नहीं होना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है, बताओ तुमने पहली चोरी क्यों की? बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? घबराइए मत जनाब, मेरा सवाल आपके फैसले से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह से जानता हूं, और इत्मीनान रखिए जनाब, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, बाहर कहीं नहीं जाएगी। देखो, वैसे तो मैं कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी है जनाब। तुम पढ़े लिखे हो क्या? नहीं जनाब, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, हाँ, लेकिन मैं पढ़ना लिखना अच्छी तरह से जानता हूं। एक बात बताइए जनाब, आप किसको ज्यादा खतरनाक मानते हैं, एक चोर को या फिर एक चीट को? क्या मतलब? देखिए ना जनाब, ये चीट लोग अक्सर गरीब जनता के पैसे पर फ्रॉड करते हैं। एक चोर भी तो जनता का ही पैसा चुराता है। नहीं जनाब, फर्क है, फर्क है। गरीबों के पास रुपया ही कहां होता, लेकिन चोर कभी भी जनता को धोखा नहीं देता। अब बताइए जनाब, कौन बड़ा गुनहगार, एक चोर या फिर वो चीट? देखो, बात को तुम इधर उधर मत घुमाओ। तो मुझे ये बताओ, तुमने पहली चोरी क्यों की? मैं जानता था कि इस सवाल पर आप जरूर आएंगे। मैं बहुत देर से इस सवाल को टाल रहा था, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं। एक बात बताइए जनाब, आपने कभी सिनेमा का टिकट ब्लैक में खरीदा? ऐसे वाहियात सवाल मुझसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अब आप क्यों खरीदेंगे, आप तो फिल्में भी नहीं देखते। लेकिन जनाब, आपको एक बार तमाशा जरूर देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि आप लोग अपनी निगाह से कुछ देखना ही नहीं चाहते। मैं जानना चाहता हूं तुमने पहली चोरी क्यों की। वो तो मैं बताऊंगा। जनाब, बड़ी प्यास लगी, ठीक है, मैं किचन से पानी पीकर आना चाहूंगा, तब तक आप फोन रखिए। आप वो पहली चोरी की बात पूछ रहे थे ना? हाँ, तो जनाब, मैं उन दिनों टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। और उससे पहले? जनाब, सट्टे का नंबर लिखता था। और उससे भी पहले? अरे झक मारता था, और नहीं तो क्या। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी, ये बताऊं कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, ये बताऊं कि भूखों मरने की हमारी, ये बताऊं, ये सारी घिसी पिटी बातें। अरे जनाब, ये घिसी पिटी बातें सब मैं सफेद पोश लोगों को बताता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं कि ये नमक मिर्च मसाला लगाकर बता रहा है। जनाब, हम दोनों के बीच सिर्फ एक ही सवाल है कि वक्त कैसे काटा जाए, और ऐसे में मैं ऐसी घिसी पिटी बातें सुनाकर आपको बोर करूं। तुम हर बात पे इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? अरे ये बातें शांत रह के भी तो हो सकती है। वो ब्लैक वाली टिकट की बात। जनाब, आप गाड़ी को पटरी पर लाना अच्छी तरह से जानते हैं, तो जनाब, बड़ी फिल्मों के टिकट हमको पहले से ही मिल जाया करते थे। इसके बाद शुरू होता था 3 के 12 और 4 का 10 बनाने का खेल। 3 के 12, 4 के 10, लेकिन ये चोरी कहाँ हुई? वैसे तो हुई, लेकिन तुम पकड़े कहाँ गए? ठीक कहा जनाब, जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता वो चोर नहीं कहलाता। तो जनाब, मैं भी पकड़ा गया। तब मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा, देखो भाई राजकुमार, अब तुम्हारे वहां हो आने के दिन आ गए हैं, बारी बारी से सबको जाना पड़ता है। इस बार तुम और बालिया जाओगे, आखिर उनको भी अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना पड़ता है। यानी सब कुछ? हाँ जनाब, आप प्लानिंग से कहां तक बच सकते हैं। जनाब, जेल जाने की बात से बालिया बिल्कुल भी नहीं घबराया, लेकिन मैं जेल जाने की बात सुनकर ही कांप उठा। एक ऐसा दाग जो कभी नहीं धुलता,
एक ऐसी तख्ती जो हमेशा मेरे गले पर लटकती रहती। अरे लेकिन जब तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था तो तुम वहां से भाग क्यों नहीं गए? अरे भाग कर जाता कहां, वो जाकर करता क्या? तब जनाब बालिया ने मुझे समझाइश दी। उसने मुझसे कहा, देख यार राज, ये भी तो एक नौकरी है। और सुन, 10-15 दिनों के लिए जेल हुआ ना, उस नौकरी का एक हिस्सा है। और घबराता क्यों है प्यारे? देख, बाहर तेरे नाम का रोज का 100 रुपया इकट्ठा होता रहेगा। और सुन, जब हम जेल से छूटेंगे ना, तो हमारे हाथों में एक मुश्त रुपया आएगा। और उसके बाद हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह। अरे ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह, ये क्या है? अरे जनाब, ये सब बातें बताने लायक नहीं है। ऐसी बातों से शरीफ लोगों के घर की हवा गंदी हो जाती है। तो देखिए जनाब, वो किचन भी बहुत खराब हो गया। वो सवेरे आपकी बेटी आ रही है। अगर वो झूठे बर्तन और चाय के कप देखेंगी तो आपसे तरह तरह के सवाल करेंगी। और मैं नहीं चाहता कि उनके सामने आपकी पोजीशन खराब हो जनाब। तो जनाब मैं जाकर किचन ठीक ठाक करता हूँ, तब तक आप फोन ट्राई कीजिए। हाँ कर दिया जैसा आपने, अभी तक जाग रहे? सुबह की ट्रेन से बेबी और उसके बच्चे आ रहे हैं, भी नहीं आ रही। अरे वाह, फिर तो आप भी एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए, बेटी और नातियों के साथ समय बिताइए। ये काम वाम तो लगा रहेगा। हाँ, सोचूंगा। जैसा बाहर आओ। वो देखिए, वो आदमी पिछले 2-3 घंटों से वहां खड़ा है और कभी मेरे फ्लैट की तरफ देखता है, कभी आपके फ्लैट की तरफ देखता है। पर आपके फ्लैट की तरफ क्यों देखेगा? आप तो जज ठहरे। आपके फ्लैट की तरफ भी क्यों देखेगा? अरे हम पत्रकार हैं, हमारे बहुत दुश्मन होते हैं। वो देखिए, वो छुप गया। शायद उसको शक हो गया है कि हम उसको देख रहे हैं। हाँ, मुझे भी कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है। अजीब सी गतिविधियां हैं उसकी। मैं सोच रहा था कि उसकी शिकायत पुलिस में कर दूं, लेकिन सोचा पहले आपसे डिस्कशन कर लूं। हाँ, उसको थोड़ी देर और वॉच कीजिए, और अगर आपको कुछ गड़बड़ दिखे तो फिर आप पुलिस को जरूर फोन करिए। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सावधान रहिएगा, थोड़ा खतरनाक टाइप का लग रहा है। हाँ, आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। लीजिए जनाब, किचन हो गया एकदम टिप टॉप। अरे जनाब, वहां क्या देख रहे हैं? अच्छा, वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। तुम्हारा? तो इसमें इतना अचंभित क्यों हो रहे हैं? अंदर आ जाइए आप। लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया है, चाहे जो हो जाए मैं इनका भंडाफोड़ करके रहूंगा। सालों ने एक भले आदमी की जान ले ली, और हो सकता है कि अगर मैं बाहर रहूं तो मेरी भी जान ले ले। लेकिन मैं क्या बाहर रहूंगा? आप तो मुझे गिरफ्तार करवाने ही वाले हैं ना। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? भले आदमी की जान, भंडाफोड़? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। आपकी कुछ समझ में आएगा भी नहीं जनाब। ये लोग सफेद पोश गुनाहगार हैं, और हम चोर उचक्कों की इनके सामने कोई बकत नहीं। अगर हम में से ज्यादातर लोग गरीब ना होते तो शायद गुनाह भी नहीं करते, लेकिन इनके घरों में हजारों रुपए सड़ते रहते हैं, उसके बाद भी ये गुनाह करते हैं। किस पर ये कि इनकी सजा हम चोर उचक्कों के बराबर। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ठीक बताओ, क्या बक रहे हो? जनाब एक बात बताइए, अगर मैं ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दूं तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा देंगे? स्टॉप इट। ट्रक एक्सीडेंट, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती,
ड्राइवर द्वारा अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और उसके परिवार के लिए 20,000 रुपए महीने का इंतजाम, सब चलता है। आई से स्टॉप इट। अरे चोर होने के बावजूद भी मुझे घिन आती है इन लोगों से। ये लोग रुपयों के लिए कुछ भी खरीद लेते हैं और कुछ भी बेच देते हैं, लेकिन एक ना एक आदमी ऐसा भी निकलता है जो जान दे देता है लेकिन इन लोगों से दबता नहीं। तुम जाने क्या बोल रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है ये लोग? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? एक चौल में आग। रात को ठीक 3 बजे शहर के बीचों बीच सैकड़ों परिवार, 25 लोग जलकर मर जाते, 2 आग बुझाने वाले भी। देखिए कभी आपने ऐसी आग देखिए? लोग बाहर तो निकलना चाहते लेकिन निकल नहीं पाते, आग उनको निकल जाती है। देखिए आपने ऐसी आग देखिए कभी आपने? कहाँ की आग? कहाँ का क्या? अचानक 60 साल पुरानी चौल चलकर खाक हो जाती है, सब कुछ राख हो जाता है। मिनटों में लोग घर से बेघर हो जाते हैं। महीनों पहले से नक्शे बनना शुरू हो जाते हैं कि उस जगह पर 50 मंजिला इमारत कैसे बनेगी, हर स्क्वायर फीट जगह का क्या भाव होगा। जिस चाल से महीने की 2,000 रुपए की आमदनी नहीं होती, वहां से हजारों करोड़ों रुपयों की आमदनी कैसे होगी। फिर एक आग, लोग जलकर मरते हैं तो मर जाए, लोगों की जिंदगी भर की कमाई लुटती है तो लुट जाए, सब कुछ खाक होता है तो हो जाए। ना जाने क्यों ये लोग कोड़ की तरह उन बस्तियों में रहते हैं। 5,000 रुपए स्क्वायर फीट वाली जगह पर महज 30 रुपए भाड़ा देकर रहने की हिम्मत कैसे हो जाती है इन हरामखोरों की। होश में तो हो तुम? कहीं तुम ठीक ठीक बताओ क्या हुआ? एक बड़े से आलीशान से फ्लैट में ब्लैक डॉग के साथ 2 आदमियों की बातचीत चल रही है। ना किसी के चेहरे पर कोई परेशानी, ना कोई शिकन, कितना इत्मीनान है। एक आदमी कहता है, स्टॉप द कंस्ट्रक्शन, डोंट वरी। देखो 3-4 महीने के लिए काम रोक दो, जल्दी करोगे तो खुसर फुसर होगी। दूसरा आदमी सुन रहा है, अचानक से उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती है और वो कहता है, बस बस और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ना जाने कैसे एक पत्रकार को आग की असलियत का पता चल गया। उसने कागजों के साथ साथ बहुत से सबूत इकट्ठा कर लिए। अब 2-4 दिनों में वो अखबार में छप जाएगा, फिर क्या होगा? कैसा पत्रकार, कैसा कारण, कैसी जानकारी? ठीक ठीक बताओ। बदकिस्मती से एक चोर उस घर में घुस आया। वो छुपकर उनकी बातें सुन रहा। बातचीत आगे बढ़ती है। ब्लैक डॉग का एक बड़ा सा घूंट भरकर वो आदमी कहता है, इतनी सी बात तो इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? अरे ये पत्रकार लोग तो कुत्तों के माफिक होते हैं, टुकड़े फेंको इनके सामने। कल ले जाकर 2 लाख रुपए उसके मुंह पर मार देना, सारा का सारा जोश धरा का धरा रह जाएगा। और अगर फिर भी ना माने तो ख्याल रहे कल दोपहर को वो अपने दफ्तर ना पहुंच पाए। आखिर बहादुर सिंह किस दिन काम आएगा? अरे वो साला तो छत पर भी ट्रक चला देता है। और बड़े बड़े शहरों में तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, और एक्सीडेंट की कितनी सजा होती है? ज्यादा से ज्यादा साल भर, वो भी शराब पीकर ट्रक चलाना। क्या तुम थे वहां पे? बोलो, क्या तुम थे? हाँ। मैं था वहां पर, मैं छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। और जनाब मेरे पास पक्की जानकारी थी कि उस घर में काला पैसा है, और मुझे काला पैसा चुराने में बड़ा मजा आने लगा था। लेकिन जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे लगा ये लोग तो बहुत खतरनाक है और खामखा उस पत्रकार की जान लेने पर तुले हैं। ना जाने क्यों मेरे मन में उस पत्रकार के लिए इज्जत हो आई। मुझे लगा कम से कम एक आदमी तो है जो डटकर खड़ा है, और मैं लाख चोर सही, चक्का सही। मेरा मन कहता था
कि उस आदमी को जिंदा रहना चाहिए। तब तुमने क्या किया? मैंने, हाँ, तो मैंने क्या किया? हाँ जनाब, मैं सीधे उसके घर गया। एक कमरे का छोटा सा घर, और उसके बीवी बच्चे वो सो चुके थे, और वो टाइपराइटर पर बैठा कुछ टाइप कर रहा था। मैंने उसको सारी बातें बताई। तो जनाब वो मुझसे कहने लगा, अगर ऐसी गीदड़ भक्तियों से डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? जान जाती है तो चली जाए। अरे जान का क्या है, जान को तो एक दिन जाना ही है। जनाब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो हंसने लगा। बेवकूफ कहीं का। तो क्या वो लोग पहुंचे उसके पास? बोलो, पहुंचे? वो तो नहीं पता, लेकिन मैं जब बिल्डिंग से नीचे उतरा तो एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी थी, और उसमें वो ब्लैक डॉग वाला आदमी था, और उसने मुझे देख लिया था। लेकिन मैंने सोचा ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तब उसके बाद क्या हुआ? अरे जनाब बता तो रहा हूं, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? अरे अभी तो फोन डेड है, अगर जल्दी बता दूंगा तो फिर वक्त कैसे कटेगा? अरे तुम इधर उधर की बात मत करो, बताओ फिर क्या हुआ? जनाब मैं सारी रात सो नहीं सका। एक बार की तो मुझे लगा कि मैं सीधे थाने जाऊं और थानेदार साहब को सारी बातें बता दूं, लेकिन एक चोर की बातों का कोई क्यों कर यकीन करता? एक बार मट्टी खराब हो जाती है तो सब बिगड़ जाता है जनाब। मैं सारी रात उसी इलाके में रहा, क्योंकि मैं जानता था कि वो आदमी रोज सवेरे अपने घर से निकलता। अगले दिन जब वो निकला तो मैंने उससे कहा, देखो भाई, कम से कम आज तो तुम टैक्सी ले लो। तो जनाब वो फिर मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा, तुम यहां से जाओ और जाकर अपना काम करो। तो तुमने उसका साथ छोड़ दिया? अरे कैसे छोड़ देता जनाब, कैसे छोड़ देता? मैं फुटपाथ पर ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था, और वो फुटपाथ पर मेरे आगे आगे। मुझे लगा कि ये बच जाएगा, बस किसी तरह ये थाने तक पहुंच जाए, फिर इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जाने कहां से सड़क पर से राक्षस की तरह एक ट्रक आया और उसे लेता हुआ सीधे हेयर कटिंग सैलून में शीशा तोड़कर घुस गया। और वहां बैठे 3-4 लोगों को भी कुचल गया। एक एक्सीडेंट जो पहले से तय था। जनाब मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं सका जनाब, उसे बचा नहीं सका। लेकिन अब तो कोई सबूत नहीं रहा, फिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? सबूत तो हमेशा रह जाता है, ये बात अलग है कि लोग उसे देखना नहीं चाहते। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सबूत मेरे पास मौजूद है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर देख लिया था। अरे देखने से क्या होता है? लीजिए जनाब, फोन भी ठीक हो गया, लेकिन इतनी रात को कौन होगा? रॉन्ग नंबर होगा। आप देखिए तो सही। कट गया। तो जनाब एक काम करिए ना, आप वो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का नंबर लगाइए। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास सबूत क्या है? अरे जनाब आप जानकर क्या करेंगे? आप तो फोन लगाइए ना। मैं जानना चाहता हूं कि वो सबूत क्या है। देखिए जनाब, अगर आप फोन नहीं करेंगे ना तो मैं आपको एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। अरे तुम्हें बताने में क्या हर्ज है? देखिए जनाब, मैं नहीं चाहता कि ये फोन दोबारा से डेड हो जाए। तो पहले बताने में क्या दिक्कत है? अरे जनाब, मैं नहीं चाहता ये फोन दोबारा से डेड हो जाए। आप फोन लगाइए प्लीज, लगाइए।
हेलो जी, मैं जयपाल सिंह बोल रहा हूँ। जी हाँ जज, देखिए मेरे घर में एक चोर घुस आया है और उसे मैंने किचन में बंद कर दिया है। आप यहाँ आइए तो फिर मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। विद इन 10 मिनट्स, एट द मोस्ट 15, ओके? आखिर आपको किचन वाली बात बतानी पड़ी। खैर चिंता की कोई बात नहीं है, अदालत में मैं हाँ में अपना सर हिला दूंगा। फोन हो गया, अब बताओ सबूत क्या है? यही है वो सबूत, यही वो आर्टिकल जो उस पत्रकार ने लिखा था। जनाब, एक्सीडेंट वाले दिन ये ब्रीफकेस उस पत्रकार के हाथ से झटक कर दूर जा गिरा था और मैं इस ब्रीफकेस को लेकर भागा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया था और जनाब तभी से मैं इस ब्रीफकेस को लिया छुपता फिर रहा हूं, लेकिन अब उनका शिकंजा कसता चला जा रहा है और तभी मुझे अपने जेल वाले वकील साहब की सलाह याद आई और मैं आपके घर में घुस गया। अब देखिएगा जनाब, ये ब्रीफकेस आपके सामने पुलिस बरामद करेगी और उसमें से ये चोरी की घड़ी ये भी बरामद होगी और जनाब तब पुलिस इस आर्टिकल को जरूर पढ़ेगी और अगर परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि उस पत्रकार का अधूरा मिशन आपके मार्फत पूरा हो जाए। अच्छा, अब मैं चलता हूं जनाब। तो मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले थे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है जनाब। हाँ, जब आप अदालत में गवाह बनकर आएंगे तब अगर जरूरत लगी तो पूछ लूंगा, लेकिन शायद अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जनाब, आप ये किचन का दरवाजा जरूर बंद कर लीजिएगा, क्योंकि जब पुलिस आएगी और दरवाजा खुलेगा तो मैं भागने की पूरी कोशिश करूंगा और वो लोग मुझे धर दबोचेंगे। आखिर चोर पकड़ने का सुख पुलिस को भी तो मिलना चाहिए, है? शुभ रात्रि जनाब, दरवाजा बंद कर लीजिए। अभी आप देख रहे थे सस्पेंस भरा नाटक आधी रात के बाद। सभी कलाकार मंच पर ही रहे और इस सफलतापूर्वक निर्देशन किया जिन्होंने, मोहम्मद नज़ीर कुरैशी जी, उन्हें भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ और ज़ोरदार तालियों से आप इन सभी का स्वागत करिएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ माधव चंद्र बारिक जी से अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पर आए। वीरा वेणुगोपाल जी, आप भी सादर आमंत्रित हैं। बयार सोशल ग्रुप की सचिव अनामिका जी से अनुरोध करूंगी मंच पर आ जाएं और श्रुति कीर्ति जी से भी निवेदन है वो भी कृपया मंच पर आ जाएं और मंच पर जितने भी हमारे सहयोगी कलाकार हैं उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप लोग सब मंच पर आ जाएं एक साथ।
बहुत ही सुंदर निर्देशन था आज के इस नाटक का, आधी रात के बाद का, और ये प्रस्तुति थी कारवां की। और इस मंच के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगी श्री माधव चंद्र बारिक जी से कि वे नाटक के निर्देशक मोहम्मद नज़ीर कुरैशी जी का सम्मान करेंगे, अभिवादन करेंगे मोमेंटो और गुलदस्ता देकर। जज के अभिनय में थे मोहम्मद आसिफ आजमी जी। चोर का किरदार निभा रहे थे श्री संतोष पाणिक्कर। पत्रकार और पड़ोसी की भूमिका में थे श्री दीपक मेहरा। हमारे कलाकारों का भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करेंगे माधव दादा। मंच पर सभी कलाकार एक बार मंच पर आने का कष्ट करें। परिधान में उज़्मा सुल्तान, प्रकाश परिकल्पना में थे ब्रजेश अन्न, फोटोग्राफी में विजय रोहतगी, मंच सामग्री में ज्योति सवरीकर, रूपसज्जा नरेंद्र सिंह राजपूत, ध्वनि में जावेद खान, वीडियोग्राफी कर रहे थे संजय व्यास, मंच निर्माण में प्रताप मोहंता, दयानिधि मोहंता, उपेंद्र मोहंता और देवाशीष मोहंता। और मैं आज के इस अवसर पर बयार महोत्सव 1 में आज जो प्रथम प्रस्तुति हुई उसके निदेशक मोहम्मद नज़ीर कुरैशी जी से अनुरोध करूंगी कि वे 2 शब्द कहें। हेलो सर, आपसे निवेदन है कि 2 शब्द कहें। नाटक के बाद बहुत कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं होती। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा जितने भी दर्शक हमारे थे उनका, इस गंभीर प्रस्तुति में हमारे साथ रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। एलबीटी सभागृह के सारे साथियों का, दया और उसकी टीम का, जिन लोगों ने दिन में हमारी मदद करी और इस सेट खड़ा करने में हमारी तैयारी करी। इसके अलावा बयार सुशो वेलफेयर सोसाइटी की अनामिका का, जिन्होंने हमें इस शो के लिए आमंत्रित किया। हालांकि मैं रमज़ान का महीना चल रहा है और पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैंने शो किया हो। मैं शो आम तौर से नहीं करता, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा और उसको मैं ना नहीं कर सका, इसलिए मैंने ये शो किया। और शायद आज ऑडियंस भी हमारी कुछ इसी वजह से कम भी रही, लेकिन उसकी कोई तो नहीं है। ऑडियंस, हम लोग थिएटर वालों का मानना ये है कि जो हैं अगर वो हमसे जुड़े हैं तो हम अपनी प्रस्तुति को सफल मानते हैं। आपका एक बात बहुत मैं जो कहना चाहती थी वो नकीब भाई ने बोला, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से कारवां की पूरी टीम ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और वो आए, उन्होंने प्रस्तुति दी, उसके लिए दिल से बहुत आभारी है बयार आपका। मैं और क्या बोलूँ, मैं बहुत सुंदर प्रस्तुति और आप लोगों का डेडिकेशन जो है कला के लिए वो दिखता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर आके रमज़ान के समय आप लोग आए। फिर भी तो बहुत आभार आपका।
बयार महोत्सव प्रथम में आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, कल भी आप आइएगा। कल खिड़की नाटक का मंचन किया जाएगा। दर्शकों, हम आपके आभारी हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। उत्कल समाज, एट प्रिंट संजय टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट, रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप परिवार, श्री मोहम्मद नज़ीर कुरैशी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। श्री आशीर्वाद झा जी के आभारी हैं। श्री चंद्रमाधव बारिक जी, श्री मॉरिस लाजरस, श्री संजीव यादव, श्री आशीष ओझा, श्री सोनू साहू, श्री साहिल श्रीवास्तव, श्री शानू चौकीकर, श्री अभिषेक गवांडे, सुश्री सपना गुहा, सुश्री विभा श्रीवास्तव, सुश्री अनुज अग्निहोत्री, सुश्री सुमन कोठारी, सुश्री अनन्या यादव, सुश्री मनीषा हुडैया, वर्षा मालवीय, प्रियंका शर्मा, आयुष दुबे, श्री आयुष मीना, राहुल जाधव, मोहित मीना,